नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे वैगनर ग्रुप के रुख से उपजी परिस्थितियों की और रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, इजराइल से मित्रता का हाथ बढ़ाते चीन की और ताइवान के खिलाफ बढ़ती चीनी आक्रामकता की। साथ ही बात करेंगे भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की और भारत अमेरिका के बीच हुए रक्षा करारों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, वैगनर ग्रुप ने चूंकि पूरी दुनिया में ही एक तरह से तहलका मचा रखा है, तो सबसे पहला प्रश्न आज इसी पर लेते हैं। वैगनर ग्रुप की बगावत को आप कैसे देखते हैं? ऐसे और कौन से सशस्त्र समूह हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में समय समय पर विद्रोह किया? वैगनर ने जो किया उससे रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि वैगनर ग्रुप ने बेलारूस में अपना बेस बनाया है, जिसको देखते हुए बाल्टिक देशों की चिंता भी बढ़ गई है। यह भी खबर है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति की आलोचना की है। एक नई खबर यह आई है कि रूसी सेना के जनरल ही वैगनर से मिले हुए थे। सर, चल क्या रहा है ये? नीरज जी, वैगनर ग्रुप जैसे हम सब जानते हैं कि एक तरह से कि मर्सनरी ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी भी ये बोला जा रहा है जी। और देखें तो ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी हजारों साल पहले से चला आ रहा है। क्योंकि इस लड़ाई में काफ़ी सामने आ गया वैगनर ग्रुप जी, जिसका इस्तेमाल रूस ने किया और उस हिसाब से उनको एक्चुअली फ़ायदा भी मिला जी, कि वो आगे करके उसको लड़ाता रहा। और ये नहीं है, वैगनर ग्रुप आपने देखा होगा, बड़ा क्लियर है कि वैगनर ग्रुप काफ़ी पुराना है। वैगनर जो इसके प्रिगोजिन हैं जी, ये पुतिन के साथ ही रहते रहे हैं जी, और शुरुआत हुई कि जब पुतिन कोई फंक्शन करते थे या लोगों को बुलाते थे तो केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रिगोजिन को देते थे और सालों ये चलता रहा। जी। उसके बाद धीरे धीरे प्रिगोजिन और इसके जो बाकी ऑफिसर्स थे उनके कांटेक्ट में आया और वहाँ से इसने शुरू किया ये अपनी प्राइवेट आर्मी, जिसमें कि मैक्सिमम तो उसने रशियंस को ही लिया जी। और एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसके मुताबिक ये था कि तकरीबन US की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला, आई थिंक न्यूज़ लाइन एक उनका है जिसने कुछ उनके हिसाब से 5000 का उन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने कहा कि 25% बाहर वाले भी थे जी। यूक्रेन वाले भी काफ़ी हैं, यूक्रेनी काफ़ी हैं, कुछ और भी हैं, सीरिया और बाकी जगहों से उसने लिया था, बट मैक्सिमम रशियंस थे, रशिया के। और इसमें आपने वार में पढ़ा कि इन्होंने प्रिजनर्स को भी लिया जी, जो रिटायर्ड हैं उनको लिया जी, और अच्छी खासी इनको मिल रही थी पे भी। तकरीबन कहा जा रहा था कि $2000 तक, तो समझिए हमारे हिसाब से तो 1.5-2 लाख रुपए महीना के हिसाब से उनको मिल रहा था, तो काफ़ी कुछ उनको मिल रहा था और ये मर्सनरीज होते ही इसीलिए हैं। थोड़ा हम पीछे जाए हिस्ट्री में, आप देखिए तो मर्सनरीज पहले, काफ़ी पहले भी जितने जमींदार थे, बाकी लोग थे, एक अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जो उनका ये कहिए जान माल स्टेट जो भी था उसकी सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट गार्ड से आर्मी रखते थे जी। और अगर आपको याद है, दूर क्यों जाए, हमारे अगर देश में देखें तो हर एक छोटे मोटे जमींदार से लेके हर की अपनी एक छोटी सेना होती थी। जी, जी। जो आपस में अगर किसी से लड़ाई होती थी तो वो उनसे सेना की मांग करते थे, जाते थे उनके पास और टर्म्स पर अग्री होते थे, चाहे वो पैसे का हो, चाहे जमीन का हो, जिस पर हो जी। तो ये चीज़ें आप महाभारत देखिए, वहाँ आफ्टर ऑल कृष्ण के पास सेना के लिए तो गए थे कौरव पांडव दोनों। जी। मैं नहीं कहूँ कि मर्सनरी जो था, बट कहने का मतलब कि ये चीज़ें उस समय ऐसा ट्रेड ऑफ था कि आप जाके उनसे मांग सकते थे कि भाई हम देख रहे हैं लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये चीज़ें होती थी उस समय। और उसके बाद हमारा नहीं है, तो हमने अपनी एग्जाम्पल एक ली दिखाने के लिए कि हाँ इस तरह की थी, बाकी छोटे मोटे हैं। आप इंग्लैंड या पश्चिमी देशों में जाइए, उस समय जितनी नोबिलिटी थी उस समय इन लोगों की, जो नोबल्स होते थे या जो ड्यूक्स होते थे, वो भी एक प्राइवेट आर्मी हायर करके रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए।
और बड़ा कॉमन था, इटली से लेके हर जगह। जी। इटली वगैरह में अगर आप देखें तो वहाँ तो जो ड्रग लॉर्ड्स थे वो अपने प्राइवेट आर्मी बना के रखते थे जी। हर एक चीज़ के लिए। और उस समय ये भी था कि चूंकि इनको पैसे कम मिलते थे तो ये जितने ये प्राइवेट आर्मी इनकी थी, ये सब जो है लूट खसोट, रेप, मर्डर, हर चीज़ में वो करते थे। इनको कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो ऐसे चलते थे। और अगर कुछ नाम लें तो देखिए बड़े फेमस, वैगनर तो इसमें आया है। एक ब्लैक वाटर ग्रुप, ब्लैक वाटर सिक्योरिटी अमेरिका की बहुत फेमस है जी। जिसका नाम बदलता गया। पहले ब्लैक वाटर 1996 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। जी। और एक वो था कोई जेरेमी, वो था रिटायर्ड कहते हैं CIA का। फिर उन्होंने कहा कि एक एरिक प्रिंस करके था जी। जिसने कि ये शुरू किया था ब्लैक वाटर। जी। उसके बाद ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी, फिर वो नाम बदलते हुए अभी एकेडमी नाम आया फाइनली, और एक और उन्होंने चेंज किया। जी। वो ब्लैक वाटर, ये समझिए कि ब्लैक वाटर सिक्योरिटी कंपनी इतनी स्ट्रांग थी कि इसने जो एरिक का नाम ले रहे हैं हम, उसने 1998 में तकरीबन 6000 एकड़ ज़मीन ली थी जी। जिसमें 3,500-4 हज़ार एकड़ पे उसने पूरी ट्रेनिंग एकेडमी अपनी बनाई। जी। वहाँ पर स्मॉल आर्म्स और बड़े जो चीज़ हथियार यूज़ करने हैं, जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए, और उसने वहाँ अपने आर्मी ट्रेन की। और ये उसका चलता रहा था। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि जैसे ब्लैक वाटर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, उसका नाम जो मैंने कहा था आपसे बदल गया, नाम एकेडमी था। उसके बाद एकेडमी के बाद भी शायद कुछ चेंज किया होगा उन्होंने, और उसने ब्रांचेज बना लिए। और इतना पावरफुल हो गया था, इतनी ज़्यादा कि वो जो है CIA तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलियंस का, और पेंटागन से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे सिक्योरिटी के। जी। मिलियंस डॉलर्स के मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्ड थी। और कहाँ यहाँ तक जा रहा था कि कई फॉर्मर US के जो डिफेंस सेक्रेटरीज थे, सेक्रेटरी डिफेंस या जनरल्स, उनके कॉन्टैक्ट उसके साथ थे। और इतना बड़ा था। और इराक में मैक्सिमम जो है कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया। दूसरी चीज़ जो है, जितने ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आपको देखिए, खास करके अमेरिका में, हमारे यहाँ तो फिर भी होता है कि हमारे यहाँ अपनी एजेंसीज हैं, आर्मी की हैं, जो सप्लाई और मेंटेनेंस देखती हैं। बाहर से हम किसी को नहीं लगाते। कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक पॉइंट तक दे जाते हैं, उसके बाद आर्मी अपना खुद संभालती है पूरा फ्रंट तक ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है ये सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, सारा मेंटेनेंस वो खुद करते हैं, प्राइवेट आउटसोर्स किया जाता है। वॉर टाइम में भी वहाँ जा कर के वो खुद डिलीवर करते हैं, खुद ही सारी कुछ करते हैं। और वो भी जो है ये प्राइवेट आर्मीज को ही लगाते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और ब्लैक वाटर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था इराक वॉर में, और उसमें भी हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स थे। इवन अफगानिस्तान में कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 लाख प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे US और नाटो की तरफ से जी। और उसमें ये भी था, ब्लैक वाटर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। ब्लैक वाटर में अगर आप देखें, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, और तो उसकी सिक्योरिटी और भी उसने तो अब तो बहुत बड़ा बना लिया है। और जैसे मैंने कहा कि वैगनर का तो नाम आ गया यहाँ पर, और वैगनर तो टोटली रूसी, एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड था। ब्लैक वाटर जो सिक्योरिटी कंपनी है तो प्राइवेट, टोटली प्राइवेट थी। और अभी एकेडमी जैसे मैं कह रहा था वो नाम है। इसके अलावा अगर आप देखिए कुछ, अगर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी प्राइवेट है, गवर्नमेंट आर्मी नहीं है। फिर आप एक बसाज मिलिशिया करके था ईरान में, वो भी प्राइवेट ही उसमें है। और रिसेंट में आइए तो चीन जो है इस्तेमाल करता है मैरीटाइम मिलिशिया। ये उसने अपना वो बना रखा है कि जितनी फिशिंग बोट्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में फिशिंग बोट्स, आप जाइए साउथ चाइना सी और उसने इर्द गिर्द में डाल रखे हैं। और ये मैक्सिमम काम जो ये करते हैं फिशिंग बोट्स, ये एक तरह से स्पाई एजेंसीज हैं, वो रेकी और जो बाकी उनसे टास्क मिलते रहते हैं वो करते हैं। तो इस तरह अगर देखें आप, पुराने में और जाइए, मैसेडोनिया देखिए, फिलीपींस देखिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये प्राइवेट आर्मीज जरूरी थी। महादी आर्मी बनी हुई थी। अगर आप उसमें जाइए, अगर एग्जांपल दें आपको, तो 15th सेंचुरी में
खास करके इटली, स्विस, इसमें जो है कई जो रिटायर्ड इनके सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने सर्विसेज, यंग रिटायर होते हैं, उन्होंने जो है इसमें दिया अपने सर्विसेज इन्हीं के लिए, जो ड्यूक्स और जिसकी हम बात करते प्राइवेट आर्मीज़ की। तो ये जो चीज़ पहले से चली आ रही है, लेकिन एज ए फॉर्मल वॉर में इस तरह लड़ाई के लिए इस्तेमाल, ये यहाँ जो है सामने दिखाई पड़ा है। और ये वैगनर ग्रुप जैसा मैंने कहा रशिया का फंडेड है। पुतिन अब तो खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमने ही फंड किया था। और अफ्रीका वगैरह में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है माइंस पर। कई कंट्रीज में अफ्रीका में इन्होंने सिक्योरिटी देख रहे हैं माइंस की, उसके बदले में गोल्ड वहाँ से लेते हैं। और भी ड्रग लॉर्ड्स और बाकियों की इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अपनी होल्ड बना रखी है कि वहाँ पर इनके पास काफ़ी पावरफुल हैं। सीरिया में वैगनर ग्रुप ने बहुत कुछ किया था, वहाँ भी इनके लड़ाके थे, वहाँ से भी इन्होंने एनरोल किया था, लिया हुआ था। और अगर आप जाइए, एक बुक है, एक एरिक सिंगर की बुक है, PW सिंगर इनकी बुक है, जिन्होंने लिखा है कॉरपोरेट वॉर्स प्राइवेट आर्मीज़ के बारे में। तो उन्हें बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और हुआ ये है कि आप मैक्सिमम कंट्रीज देखिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले लीजिए, आर्मी मेंटेन करना आपको पता है कि काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, उनके पास है नहीं। तो मैक्सिमम जगहों पर तो ये हायर करते हैं प्राइवेट आर्मीज़ को, जहाँ जरूरत पड़ती है वैगनर जैसे लोग आते हैं। आप सूडान में देखिए, सूडान में जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, जो आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो चल रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने पैरामिलिट्री फोर्सेज को जो है अपने वो दे रहा है, सहायता दे रहा है जी। तो मतलब ये इतने दूर तक फैले हुए हैं और इतनी ज़्यादा इनका रीच है। अभी इनफैक्ट ये 1965 में एक एक्स SAS वेटरन्स थे, उन्होंने वॉच गार्ड इंटरनेशनल बनाया था, जो कि अफ्रीका, ज़ाम्बिया, सियरा लियोन, गल्फ सब जगह ऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ तक कि काफ़ी पहले, अगर आपको याद है, मोहम्मद गद्दाफ़ी को ख़त्म करने के लिए लोगों ने यूज़ किया था इन मिलिशियाज़ को। तो इनको जो है काफ़ी इस्तेमाल होते रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये कोई एस्टिमेट्स देखिए तो कह रहे हैं कि तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये आज की तारीख में ये हैं प्राइवेट आर्मीज़ और मिलिशिया जो कि काम कर रहे हैं। और आज से 20 साल पहले मैं देख रहा था कि इनकी तकरीबन $100 बिलियन का एक जगह दिया हुआ था, ये कारोबार था। अब तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ गया होगा। तो ये हालत है इनके उसमें। और जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो वॉर जोन में कॉन्ट्रैक्टर्स जाने लगे, तो उनको जरूरत पड़ी। फौज तो उनको सिक्योरिटी देगी नहीं, फौज तो अपने काम में, लड़ाई में लगी है। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें ये आउटसोर्स होने लगी और तब से ये काफ़ी आगे आने लगे। तो वही चीज़ है जो कि वैगनर ग्रुप का था। और आपने देखा कि कितना ज़्यादा वैगनर ग्रुप का है। और ऐसा नहीं है कि ये वैगनर ग्रुप लैंड पर है, एयर और सी में भी हैं। आप देख रहे हैं सी पायरेट्स तो हैं, एक तरह से आप कहिए तो उनको आप चाहे एक प्राइवेट मिलिशिया यूज़ कीजिए या सी पायरेसी में, और अभी भी चल रहे हैं। इतना एडवांस होने के बाद हम उस पर लगाम नहीं लगा पाए हैं जी। कई दिन में खबर आ जाती है कि उन्होंने किसी शिप को कहीं रोक लिया, कहीं उसको कब्जा कर लिया। एरियल है ही है, और एरियल में भी आप हैं इनके पास। खाली एक कमी, अब मतलब अभी तक गनीमत है कि न्यूक्लियर पर हाथ नहीं गया, कहीं वो प्राइवेटाइजेशन में चला गया तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एंड होपफुली दुनिया में इसके ऊपर एक को बना हुआ है कि ये चीज़ इसमें नहीं जाएगी जी। तो इतना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, स्पेशल ऑप्स, और चूँकि यंग आर्मी चाहिए तो बाकी लोग जो जाते हैं उनको ये लोग ले करके और अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, बाकी कंट्रीज जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ उनको देना नहीं है, बट ये काम उनसे लेते हैं। तो ऐसे करके जो है ये वैगनर ग्रुप भी उसी हिसाब से आया है। और अगर आप देखें तो वैगनर ग्रुप 2014 में ही बना था, जब रशिया ने अपना क्रीमिया पर अटैक किया था। उस समय वैगनर ग्रुप काफ़ी एक्टिव था। कहा तो ये जाता है कि इन्हीं का एक ऑफिसर पहले जो है, जैसे हमने बताया कि वैगनर इनके साथी था, और जो दूसरे
इनका ही सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर था, वो मिल करके इन्होंने किया था। बाद में वैगनर आता गया। प्रिगोजिन का ही एक्चुअली, प्रिगोजिन नहीं ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया। और जो मैं दूसरा कह रहा था, वेटरन इनका दिमित्री उत्किन नाम था, जिसने कि इसको शुरुआत की। और इन्होंने मैंने बताया सीरिया, लीबिया, अफ्रीकन रिपब्लिक में, माली में, सब जगह इन्होंने जो है काम करते रहे। और एज लेट एज सितंबर 2022 तक इनका वहाँ पर, और अभी भी चल रहा है अफ्रीका में, तो अभी भी इनका चल ही रहा है, माइंस वगैरह से लेकर के बाकी सब चीज़ों में। तो इस हिसाब से आप देखिए तो यही नहीं, जापान ने भी उनके पास रखे हुए थे ऐसे मर्सनरीज। तो ये काफ़ी उससे चलते रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि वैगनर जैसे हैं ये, या प्रिगोजिन, ये फार राइट वाले हैं, एक्सट्रीमिस्ट जी। तो फार राइट वालों को मतलब उनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, चाहे कत्लेआम करना हो चाहे कैसे हो, एम अपना जो है अचीव होना चाहिए जी, वो था। और ये सारी चीज़ें इनके पास मिलती रही हैं, जो गवर्नमेंट है वो देती रही है। और कहा यह जा रहा है कि रशियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर तकरीबन 2017 की मैं देख रहा था कहीं रिपोर्ट कि करीब $3 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आ रहा था इनके ऊपर। काफ़ी होता है अगर आप देखें रशियन के उसके हिसाब से। तो ये जो है, और अभी जो चीज़ आई आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी कुछ दिया इनको, मतलब बखमुत ले लीजिए। हालांकि बखमुत में कहा गया कि इन्होंने पूरी अच्छी तरह कब्जा नहीं दिया, और पुतिन बड़े खुश नहीं थे। बखमुत की लड़ाई इतनी लंबी चली कि जहाँ पर थोड़ा उनको लग रहा था कि काम ठीक नहीं हो रहा है। और उससे पहले जो है ये लोग जो, लेकिन ये वैगनर का, ये जो वैगनर ग्रुप है या इसके जो लड़ाके हैं, उनका फ़ायदा एक और था, चूँकि यूक्रेनियंस भी इसमें थे, यूक्रेनियन, तो वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन लेकर के काम कर सकता था जी। दोनों तरफ का इंफॉर्मेशन ले सकता था और इनको दे सकता था। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी इनका इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर किसने काम किया और कब्जा दिलाया। बीच में जो है जैसे सोल्दर वगैरह में था, सोलेदर में माइंस वगैरह थी। बीच में देखिए 2 न्यूज़ आई थी, अगर पिछले साल आपको याद हो, कि जब ये सोलेदर वगैरह बाकी चीज़ें, जहाँ की ये कोल माइंस और ये बखमुत में भी सॉल्ट, 90% सॉल्ट तो वहीं से जाता है, माइंस वहाँ पर हैं, कोल माइंस हैं, बाकी जगह मिनरल्स और हैं। वो जो चीज़ें इसको पता था, तो वहाँ पहले से उसने वो कर रहा था कि मतलब जो न्यूज़ अगेन उसमें पब्लिक में तो नहीं है, जो अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें थी, कि पहले इसने बोला था कि भाई हमको, जब अगर यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं तो वो अपने लिए कुछ एरिया चाहता था जहाँ पर कि उनको ये कंट्रोल करे और एक अपना एक कहिए कि किंगडम बना के रहे। वो भी चीज़ आ जाती है, आई थी जी। दूसरी चीज़ जो रिपोर्ट में आ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका और नाटो ही इसको प्रॉपर किए हों जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि $6 बिलियन, कोई कहता $8 बिलियन का वो हुआ था, डील हुई थी, जिसमें कि ये रिवोल्ट करेगा ऐसे। दूसरी जो चीज़ कही जा रही है कि ये तो इसने पुतिन को से मिल करके एक किया है जी, कि ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो नाटो और यूएस में जी, और उसका फ़ायदा जो है पुतिन उठाए। क्योंकि जो 2-3 चीज़ें अगर आप देखें कि जो हुई मेन, एक तो 3 महीने पहले से अगर आप देखें, बखमुत की लड़ाई से ही वैगनर ने कहना शुरू कर दिया था कि रूस की मिलिट्री इसका साथ नहीं दे रही है जी, एम्यूनिशन नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रही हैं। तो वो चीज़ आनी शुरू हो गई थी जी। और उसके बाद ये भी बीच में था कि इसने एक आध बार ये भी बोला कि आर्मी ठीक नहीं कर रही है, अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो ये कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। काफ़ी इसने क्रिटिसाइज किया था जी। लेकिन उस समय अगर आपको याद हो, क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ये लड़ता रहा, बखमुत में सब चलता रहा, तो कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हुआ। और सडनली ये रोस्टोव से चलता है, कायदे में रोस्टोव से मॉस्को का तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का वो है,
इतना आगे बढ़ जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है कि इसके 25,000 लड़ाके चले जा रहे हैं। जी। तो अब थोड़ा सा ये बात, क्योंकि सभी के लिए हैरत वाली बात है कि बिल्कुल। वो रशियन सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पहली चीज। दूसरी बात ये देखिए कि इसके पास तकरीबन जब शुरुआत तो इसकी 96 में 1996-98 में 5,000 लड़ाकों से हुई थी जो इसने रखे थे। इस वॉर के टाइम 50,000 थे इसके पास, अभी कहा जा रहा है कि 25,000 हैं। मतलब इसकी भी कैजुअलिटीज काफ़ी हुई हैं जी। और कैजुअलिटीज अगर हुई हैं तो नेचुरली हर एक को फर्क पड़ता है। हालांकि आज की कल की न्यूज़ में देख रहा था, बीबीसी की न्यूज़ है कि ये अभी भी रिक्रूट कर रहा है, जाकर के वहाँ रुका नहीं है। तो फ़र्क तो ज़रूर है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, ये चीज़ें आई हैं। और एक दिन में सारा डील ख़त्म हो जाना कि ये 200 किलोमीटर पहले हॉल्ट कर जाता है, वापस बुला लेता है कि हम खून खराबा ब्लडशेड नहीं चाहते हैं, और लुकाशेंको से जो है बातचीत होती है और ये बेलारूस चला जाता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा अभी इतना क्लियर नहीं है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए ये ज़रूर हो गया था कि पुतिन का पावर लगा कि उसको चैलेंज हो रहा है। जी। और अभी जैसे आपने बताया, एक दो जनरल्स का भी नाम आया है। एक तो इनके मेन जनरल हैं जो कि जिसको बीच में इन्होंने जो सीरिया में इनको बहुत बड़ा नाम दिया जाता था, उनको हिटलर ऑफ सीरिया क्या क्या बोला गया, और उनको पुतिन खुद ही ले आए थे डिप्टी चीफ कमांडर बना करके यहाँ पर यूक्रेन ऑपरेशंस के लिए। उनका नाम आ रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी चीज़ सामने नहीं आई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कई जनरल्स का अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं कई जनरल्स। बीच में भी न्यूज़ थी कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं सरगेई, उनको हटाया जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती रही है। जी। जी। तो ये वैगनर का एक एक धक्का जरूर लगा हर एक चीज़ का कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मॉस्को में अलर्ट हो गया, कई जगह पर बताया जाने लगा कि पुतिन कमज़ोर हो गए, लेकिन अभी देख करके लग नहीं रहा कि पुतिन की किसी तरह से कमजोरी हुई है। जी। दूसरा एक जो कहा जा रहा है पुतिन में या कुछ वेस्टर्न मीडिया में कि पुतिन ने ये कराया ये देखने के लिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि इनके विरोध में हैं। जी। ये भी पता करने के लिए। दूसरी चीज़, इसको प्रिगोजिन को अगर उसने इतना बड़ा अगर अपराध जो कहते हैं किया है पुतिन को, तो पुतिन तो छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जो उनके अगेंस्ट बोला। आपको याद है 2006 में इनका खुद का एक स्पाई था जो यूके में चला गया था और जिसने इनके अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला था। उसको होटल में वो एक न्यूक्लियर इंजेक्शन लगा करके रेडियो एक्टिव वो करके और मार डाला गया। जी। तो इस मामले में पुतिन तो छोड़ने वाले हैं नहीं, और इतनी आसानी से प्रिगोजिन को छोड़ देना। लेकिन ये चीज़ की शुरुआत हुई थी, देखिए 10 जून को। जी। 10 जून को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कम्युनिके जारी किया जिसमें था कि जितनी प्राइवेट मिलिशियाँ हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं, जिसमें वैगनर भी आ रहा था, सारे डिफेंस मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करेंगे और अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आ जाएंगे। जो कहा जा रहा है कि वो प्रिगोजिन नहीं चाहता था और काफ़ी लड़ाके नहीं चाहते थे, क्योंकि ये फिर वो कानून के उनके अंडर में आ जाते। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि 10 को ये हुआ और 17 को इसने जो है ये चीज़ शुरू की। तो एक चीज़ है ये जो कि चीज़ें थोड़ी सी उसमें आती हैं, लेकिन एक ये भी और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक चांस मिला है। चाहते थे पुतिन की अपने पूरी मिलिट्री को और अपने जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओवरऑल करें। तो ये चीज़ें अभी मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद आएंगी, लेकिन वेरी फैक्ट कि इन्होंने उसको छोड़ दिया, इतनी आसानी से वहाँ काम करने दिया, और ये भी बोला कि जो अफ्रीका में और जहाँ भी ये काम कर रहा है अपना, वो वैगनर को चलता रहेगा। न्यूज़ ये भी आई कि इसको जो डेप्टी है उसको ला करके वो वैगनर का चीफ बनाना चाहते थे, क्योंकि फंडिंग वो हर एक चीज़ तो इनके साथ ही है, अभी भी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अभी भी डार्क क्लाउड हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि डाउट तो ज़रूर पड़ गया, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन जिस तरह पुतिन निकले हैं, मुझे लगता है कि वो इससे पूरा उभर गए हैं
जी। और शायद अपने आप को और ये मजबूत बना लेंगे इसमें। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से तो युद्ध पर नहीं है। युद्ध पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हम युद्ध की जब बात करते हैं को इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको कि वैगनर ग्रुप का अभी भी बहुत स्ट्रांग होल्ड है अफ्रीका में, सीरिया में, जहाँ पर इसके लड़ाके अभी भी हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं वहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में वगैरह में। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ये बंद होगा कोई किसी उसमें रुकेगा, लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बिंग तो ज़रूर ये चीज़ें रुक गई हैं। अभी वैगनर ग्रुप रूस के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये भी थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो तभी होगा कि अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई आप थ्रू हमारे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर मीन्स फिर वो रशियन जनरल के अंडर में इनको लड़ना पड़ेगा। अभी तक ये अपने आप अपनी कार्रवाई कर रहे थे जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी भी रिक्रूटमेंट बीबीसी के हिसाब से ये है कि अभी भी रिक्रूटमेंट हो रहा है और काफ़ी कुछ जनरल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे यही वो देती हैं कि हो सकता है कि प्रिगजिन को जरूर डाउन किया गया हो थोड़ा सा। पिछले जो हम भी देख रहे थे 6-7 महीने से कि बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसके अंडर में वैगनर ग्रुप, हो सकता है कि वैगनर ग्रुप को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके किसी और लीडर के अंडर लगा करके और इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ इसके साथ हो सकती है जी। जहाँ तक दूसरा इसमें है कि यूक्रेन और इसका जो वॉर क्राइम्स के मामले में है, देखिए वॉर क्राइम्स तो जमाने से होती रही हैं जी। हम कितना वो करें, जिनेवा कन्वेंशन कोई कन्वेंशन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भी क्या हुआ जब हम कारगिल वॉर में जी, कि यूक्रेन कोई कन्वेंशन इन्होंने फॉलो नहीं किया, जो टॉर्चर दिया गया हमारे यहाँ। लेकिन वो जो संयुक्त राष्ट्र की अभी जो रिपोर्ट आई है सर, उसमें कहा गया है कि रूस ने आम लोगों को टॉर्चर किया, जान से मारा, और यूक्रेन के बारे में कहा गया कि उसने भी हिरासत में दोनों को दिया है। आप देखिए दो हैं इसमें, एक एमनेस्टी की भी रिपोर्ट भी है, इसकी यूएन की रिपोर्ट भी है, एक और एजेंसी की है। एमनेस्टी और तो चलिए ठीक है, प्रो वेस्ट बोलेंगे, लेकिन ये बड़ा क्लियर दिया गया है कि इन्होंने जो रूस के जो हैं सैनिक, इन्होंने जब खार्किव और वहाँ से वापस आ रहे थे खरसान से, तो इन्होंने सरेआम कत्ल, रेप, मर्डर सब करके उसके बाद वापस आए हैं। बूचा का आपने देखा था, बूचा नरसंहार का रिपोर्ट सामने थी, लोगों ने जाके देखा भी वहाँ पर बोला गया इन्होंने कि नहीं ये तो मर्सनरी जो बाकियों का था। कुछ जगह इनको भी ब्लेम कर रहे थे वैगनर ग्रुप वालों को, कुछ जगह इन्होंने बोला कि आपस में वहाँ ये लड़ाई हुई। तो ये चीज़ तो है, हुई है, और ऐसे बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा था आपसे कि देखिए सिविल पॉपुलेशन की क्या हालत हुई वहाँ, अभी तक पता नहीं है। 4 करोड़ की पॉपुलेशन यूक्रेन की, यूएन कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर रिफ्यूजी, वहाँ यूक्रेन कहता है कि लाखों तो उनको जो कैप्चर करके ले गए, डिपोर्ट कर दिया, रूस में रशा ले गया। बच्चों को और बाकियों को, औरतों का कुछ पता नहीं है, बूढ़े लोगों का पता नहीं है। जितने ये कैप्चर्ड एरियाज हैं और बाकी हैं, प्योर रशियन को छोड़ के बाकी किसी का पता ही नहीं है जी। जहाँ जहाँ ये शेलिंग हो रही है, मिसाइल जा रही हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। तो ये तो बहुत कुछ हुआ है। रूस का भी जो यूक्रेन ने भी बड़ा क्लियर है कि वहाँ न्यूज़ आई है, इनफैक्ट एक आध जगह तो वीडियोस आई थी कि ये जो है कैसे सामने मार रहे थे जो यूक्रेनियन रशियन सैनिक जो घायल पड़े हुए थे, उनको कोई बोल रहा है वहाँ से कि ये तो अभी भी सांस ले रहा है जी, एंड गोलियाँ मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि वॉर क्राइम्स हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और चूँकि ऐसी एजेंसी से आ रहे हैं, ये तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ये शर्मनाक चीज़ है। और ख़ास करके इस वजह से कि ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है, जिसमें कि इतने ज़्यादा ट्रुप्स कैप्चर होते रहेंगे, मतलब ज़्यादा कम जो भी हो, बट होते रहेगा ये, और ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं जी। हालांकि इस बीच में एक्सचेंज होते रहे हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, लेकिन फिर और से और ये कहानियाँ आई हैं जी।
ये तो सामने, और जो चीज़ें एमनेस्टी ने दी या यूएन ने दिया है तो विद एग्जाम्पल्स दिया इन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि हो सकता है या हुआ हो जी। ये तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है, इस पर रोक जो है जरूर लगनी चाहिए हर हालत में जी। और इनफैक्ट आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने तो, क्रिमिनल कोर्ट ने तो पुतिन को ही एक वॉर क्रिमिनल वो कर रखा है और वारंट जारी कर रखा है इसीलिए जी इनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं पुतिन से नहीं होगा, जब तक नीचे तक ये लोग देख करके नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं जी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब इतनी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पता नहीं है कहाँ हैं जी। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ऐसे जिनका पता नहीं, यूक्रेन कह रहा है कि मतलब ना यूक्रेन अकाउंट फार कर रहा है ना रूस कर पा रहा है जो उसके कैप्चर्ड इलाके हैं वहाँ आपस में। तो ये लोग गए कहाँ आफ्टर ऑल, डिपोर्टेड हैं, एब्डक्टेड हैं, कहाँ पर हैं, क्या है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जैसे मैंने आपको बताया एक्सचेंज के बाद पता लगा कि कितना उनको टॉर्चर किया गया है, सब किया गया। तो ये चीज़ जो है ये तो हुई है और ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।